Hello everyone, how are you all? I do hope that you all are doing really very well. मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम टेंसेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपको रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पोकन में कहीं पर भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है। आप बस बने रहिए। टेंसेस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं। जैसा कि इस क्लास का नेम मैंने रखा है स्केलेटन ऑफ टेंसेस। स्केलेटन ऑफ टेंसेस से मेरा मीनिंग हुआ कि हम टेंसेस का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और फिर एडवांस लेवल पर हम चलेंगे ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल बारीकी से और बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। क्योंकि टेंसेस कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप 1 घंटे में या 2 घंटे में कर सकते हैं। अगर आप आता है तो चंद सेकंड में कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो एक बार आपको टाइम देने की ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी क्लासेस पे मत जाइए जिसमें लिखा हुआ है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 30 मिनट में टेंस नहीं किए जा सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं बिल्कुल बारीकी से आपको चीज़ें करवाऊंगा, बस बने रहिएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब मैंने लिया डू के साथ मैं V1 लेता हूँ या फिर मैं V1 के साथ S या ES यूज कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने डज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सभी बुक्स में डज लिखा होता है, सभी टीचर डज करवाते हैं। इसका रीज़न भी मैं अभी आपको जल्द ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में ता है, ते है और ती है, ये आ जाते हैं तो वो सेंटेंस माना जाता है कि वो सामान्य वर्तमान काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होता है। ओके, सबसे पहले हम इसके अंदर कर लेते हैं रूल्स की बात, क्योंकि 2 टेंसेस ग्रामर के अंदर ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल बारीकी से समझ लेना है। वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। रूल के अंदर क्या है देखिए, अपने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं टेंसेस में। वैसे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, टेंसेस में हम 4 टाइप यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जो हम आगे करेंगे। सबसे पहले रूल की बात कर लें। अगर हमारा सेंटेंस, अगर हमारा जो वाक्य है वो कौन सा है, अफर्मेटिव। कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। ओके, अगर हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तब क्या रहेगा, वो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है जो समझने के लिए ज़रूरी है। ज़रा देखिएगा, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्लास 1 में उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, उस क्लास को वॉच कीजिए। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमारी V1 एंड सीन होती है, यानी ख़त्म होती है किसमें, SS, CH, SH, O, X और Z, तो क्या रहेगा उस कंडीशन में। देखिए V1 के एंड में SSI, CHI, SHI, OI, XI, ZI, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, V1 प्लस ES का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, V1 प्लस ES का यूज़ हम करेंगे। ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए लिया क्योंकि जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसके बारे में मैं आने वाले टाइम में आपको चीज़ें क्लियर करूँगा। अब इसका अगर हम एक एक एग्जांपल लेना भी चाहें वर्ब्स का, तो यहाँ हम ले लेते हैं मिस, उसके बाद में यहाँ हम ले लेते हैं कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर वॉच, उसके बाद में यहाँ पर हमने ले लिया जैसे वॉच, वॉश, ये गो, और ये अपने आप में डू, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे ले लिया मिक्स और जैसे ले लिया क्विच। तो एक एक एग्जांपल मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, जिनके लास्ट में अपना ये आया हुआ है।
इसके साथ साथ एक और रूल हम ले लेते हैं। सेंटेंस यही रहेगा अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव हमारा सेंटेंस है और हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। और हमारी जो V1 है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वो ख़त्म होती है किस में, एंड्स इन Y। और Y से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तब क्या होगा, उस कंडीशन में हम Y को चेंज कर देंगे। Y जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, Y इज चेंज्ड इनटू IES। तो Y को किस में चेंज कर दिया हमने, IES में। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। इसी के साथ साथ थोड़ा स्पेस नीचे है तो हम एक सेंटेंस यहाँ कर लेते हैं ताकि ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अपना फर्स्ट जो सेंटेंस रहेगा वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें ना ही तो नोट होता है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क आता है, इसलिए सकारात्मक वाक्य होता है। इसका स्ट्रक्चर ये कहता है सब्जेक्ट लगाइए, आप V1 लगाइए, V1 के साथ अगर ज़रूरत है तो S और ES भी लगा दीजिए और फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लगाइए। ब्रैकेट में लिखने का मेरा मीनिंग यही है कि ये कंडीशनल है, लगेगा या नहीं लगेगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो सबसे पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वो हमेशा क्लास मिस करता है, वो हमेशा क्लास मिस करता है। तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट आया अपना ही, उसके बाद में एडवर्ब आ गया ऑलवेज, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में क्या आएगा, मिस करना, MISS, यानी क्लास से गायब रहता है, मिस करता है। और कैसे करता है, डेली करता है, सॉरी, ही ऑलवेज मिसिस क्लास। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास आया है, क्योंकि डेली की जगह हमने ऑलवेज यूज़ कर लिया है। अब समझने की बात यह है कि देखिएगा, ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, V1 के लास्ट में SS आया हुआ है, तो हम यहाँ पर ES का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ES का यूज़ करेंगे। अगर मैं पर्सन चेंज कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं पर्सन मान लीजिए चेंज करता हूँ, देखिए I मैंने लिख दिया, I ऑलवेज मिस क्लास या क्लासेज, यहाँ भी आप क्लासेज लिख लीजिए कि वो हमेशा कक्षाएं मिस करता है, क्लासेज मिस करता है। ही यानी थर्ड पर्सन के अलावा कोई भी पर्सन आएगा तब हम S और ES का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ES तभी लगेगा जब वर्ब के लास्ट में इनमें से कुछ मिलेगा। Y का भी एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है सफल होने के लिए, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा राम ऑलवेज, ऑलवेज, अब प्रयास करने को हम क्या बोलेंगे, ट्राई, और लास्ट में क्या आया हुआ है, वाई। अब वाई जो आया हुआ है, वाई को हम अगर हम चेंज करना चाहें, वाई को अगर हम चेंज करेंगे किस में, IES में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर आया हुआ है, ठीक है ना। राम ऑलवेज ट्राइज वेरी हार्ड फॉर सक्सेस या टू गेट सक्सेस, कि राम जो है वो सफलता पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। और कैसी मेहनत करता है, हमेशा ऐसा ही करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि अपना रहेगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि नोट का हम यूज़ करेंगे। नोट की क्या करैक्टरिस्टिक होती है, क्या विशेषता होती है, ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ।
फर्स्ट क्लास में मैं पर्सन के बारे में भी अच्छे से करवा चुका हूँ आप लोगों को। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कितनी तरह के सेंटेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानें, तो वो आप फर्स्ट क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, जो कि है अपना नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। लेट मी चेक माई चेंज माई मार्कर प्लीज। देखिए, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य के अंदर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हम पहले लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि अपनी है डू, उसके बाद में हम लेंगे नोट, और उसके बाद में हम लेंगे V1, और उसके बाद में लेंगे ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम एस और ईएस वाली कंडीशन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। डज क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ही, एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूँ। पहले मैं डू हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा, उसके बाद में मैंने लिखा नोट, फिर मैंने V1 लिखा गो, फिर लिखा टू स्कूल, कि वो स्कूल नहीं जाता है। अब वो स्कूल नहीं जाता है, अगर हम डू को हटा दें, नोट को हटा दें, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ईएस आना चाहिए, क्योंकि V1 के एंड में क्या आया हुआ है, ओ ईएस आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब का इंटीग्रल पार्ट होती है। इंटीग्रल का मीनिंग अभिन्न अंग होती है, तो जो ईएस यहाँ लगना था वो ईएस यहाँ लगेगा। अगर V1 के एंड में एस आए, ईएस आए या IES आए, तब वो यहाँ पर आकर के जुड़ता है अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में ओ है, तो इसलिए क्या हो गया, ये अपने आप में डज बन गया। इसीलिए डज का हम यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं, ना कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमें डज वहाँ पर मिलता है। उसके बाद आता है अपना इंटरोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं। ये आई है, उसके बाद में एन है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट अपना आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। उसके बाद में देखिए, इंट्रोगेटिव अगर हमें बनाना है तो सब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन कैसे बनाएंगे, जब ये अपनी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। जब अपनी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, यानी जैसा हम करते आ रहे थे वैसा यहाँ नहीं होगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगा, और फिर अपने लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हमें बनाना हो, किसी से पूछना हो कि क्या वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। ओके, तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको बहुत बार इंटेरोगेटिव या कुछ भी बोला जाता है, लेकिन आप बोलिएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले लगाना ही है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हमें नोट लगाना है, और नोट के बाद में हमें V1 लगाना है, और फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अभी कई बार क्या होता है, एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ मैं, देखिएगा। नोट हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख लेते हैं, जैसे HV हमने लिखा और नोट को हमने शॉर्ट में लिख दिया, जैसे डजंट हम बोलते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस लगा लीजिए, और उसके बाद में V1, और फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसी को अगर हमें फॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे, डजंट वाला ले लीजिए, जैसे डजंट ही गो टू स्कूल, कि क्या वह स्कूल नहीं जाता है। या फिर अगर हम अलग अलग भी लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, डज ही नोट गो टू स्कूल, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर ज़रूर माइंड में रखना है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश राइटिंग की बात करते हैं
तो इन स्ट्रक्चर को ज़रूर फॉलो करना होता है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल मास्टरी फील होने लगेगी। हाँ, इंग्लिश अभी मुझे बिल्कुल भी इसका डर नहीं लगता। इंग्लिश इज़ इन माई कंट्रोल। आप ये बोलेंगे इंग्लिश इज़ माई फ्रेंड। ओके, तो आप बस बने रहिए। इंग्लिश को आपका दोस्त बनाने का काम, आपका फ्रेंड बनाने का काम, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। देखिएगा, सेकंड जो अपना टेंस आता है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोला जाता है, इसमें जो काम है हमारा वो चल रहा होता है, यानी जो क्रिया है वो चल रही होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा और V4 होगा। अब ज़रा देख लीजिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम इज का यूज करेंगे, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। ठीक है, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे और बाकी के साथ, रिमेनिंग ऑल, बाकी के साथ क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। यानी बाकी जो भी पर्सन बच गए ना, उनके साथ हम आर का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का, आई के साथ एम का। हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हमें रहा है, रहे हैं, रही है, ये देखने को मिले, तो ये जो अपना सेंटेंस रहेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस हम कहेंगे। अभी साथ साथ ही हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। इसमें देखिएगा, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, V4 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, जैसे मैं बोर्ड पर राइट कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, कि मैं बोर्ड पर राइट कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, अब ज़रा देखिए, एक स्पेलिंग रूल भी साथ साथ सीख लीजिए। राइटिंग की स्पेलिंग क्या होती है, राइट की WRITE होता है। जब कभी भी एक कॉन्सोनेंट आए, जब कभी भी V1 के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद हमें E देखने को मिले और हमें V4 बनाना हो, तो E को हम हटा देते हैं, ओमिट करते हैं। यानी यहाँ जैसे हमने E हटा दिया ING लगाने से पहले, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, V4 बनाते समय हमें E को हटा देते हैं, इन केस वी आर हैविंग एनी कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर E इन V1। उसके बाद देखिएगा, नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस। अब नकारात्मक सेंटेंस में क्या रहेगा, देखिएगा ज़रा, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले क्या यूज़ करना है, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नोट का यूज़ करना है, हमें नोट का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर नोट का यूज़ कर लिया, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और अब देखिएगा, एम आई नोट राइटिंग, हाँ अगर हम इसको बनाना चाहें तो क्या होगा, आई एम नोट राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना इंटेरोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव। क्या, इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखिए क्या रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य में इज, एम, आर हम पहले यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम V4 का यूज़ करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा।
ज़रा देखिएगा, अगर हमें इज या आर से कोई सेंटेंस बनाना हो, जैसे आर दे मेकिंग अ नॉइज, कि हम इस बात के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो शोर कर रहे हैं, तो आर दे मेकिंग। ओके, अब वही स्पेलिंग रूल का हम क्या कर रहा है, ज़रा देखिएगा। मेक की स्पेलिंग क्या होती है, MEKE होता है। जब हम इसका V4 बनाएंगे तो ई को हटा देंगे और ING लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी अपना एक टाइप का सेंटेंस और बचता है जो कि है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक में हम क्या करेंगे, दो तरह के सेंटेंस को साथ में रख लेंगे, एक तो प्रश्न रहेगा और दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो आगे हम चलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक में देखिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, जी बिल्कुल लिखेंगे। सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब हम इंट्रोगेटिव में बना रहे थे तो सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे लेकिन पहले नहीं लिखेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। हम पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि जमार है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपनी V4। V4 नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव भी आया हुआ है, तो हमें यहाँ पर लिखना है नोट और फिर हमें V4 लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे अपना लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे। इज से कोई भी एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे इज राम डूइंग हिज होमवर्क। क्या राम अपना होमवर्क कर रहा है, जी हमने बना लिया, लेकिन एक मिस्टेक हमने कर दिया। और वो मिस्टेक क्या है, ज़रा देखिएगा, हमने क्या कर दिया, नोट नहीं लगाया। तो नोट लगाइए। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ, स्ट्रक्चर अपने आप में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना करो। अब कई बार क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को हम मैं आपके सामने स्ट्रक्चर और लिख रहा हूँ, वो ज़रा देखिएगा। सिंपल सा लिख रहा हूँ, इज के साथ में मैंने क्या लिख दिया है, नोट लिख दिया है, इज MR, और यहाँ पर प्लस में मैं शॉर्ट फॉर्म में नोट लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे एजेंट हम बोलेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर अपना V4 और फिर अपना आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो जो मिस्टेक्स आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं वो सारी मैंने आपके सामने रखी। शॉर्ट में भी हम इसको रख सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं एजेंट राम डूइंग। अब नोट नहीं आएगा क्योंकि नोट मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैं यहाँ नोट नहीं लिख रहा हूँ तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। हिज होमवर्क। तो इस तरीके से हम इस टेंस को करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। आप इन बातों का ध्यान में रखिएगा। आगे आने वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें काम हम पूरा कर चुके होते हैं, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी चुका है, चुके हैं, चुकी है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज, हैव। अब हैव किस पर्सन के साथ यूज होगा और हैव किस पर्सन के साथ यूज होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए आगे हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज किया जाता है, क्या कंडीशंस हैं, वो सारी अब हम करने वाले हैं। जैसे हैज हम यूज करते हैं, हैव का भी हम यूज करते हैं, प्लस में V3 इसमें यूज होता है। और अगर पहचान की बात करें तो रहेगा अपना चुका है, चुके हैं, चुकी है।
तो ये पहचान के तौर पर हमें देखने को मिलता है, सेंटेंस के एंड में हमें मिलता है। देखिएगा, हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा। हैज़ किसके साथ यूज होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है मैं फर्स्ट क्लास में बड़े अच्छे से आपको करवा चुका हूँ, अब वहाँ से कीजिए। आई वी जो कि फर्स्ट पर्सन है, यू जो कि सेकंड पर्सन है, और बच गया कौन सा? थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल इन सब के साथ क्या यूज होगा? इन सब के साथ यूज होगा, में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, पहला अपना जो सेंटेंस है वो रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य के अंदर स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं, वही रहेगा। सब्जेक्ट पहले यूज होगा, उसके बाद में हैज़ हैव का हम यूज करेंगे, और फिर V3 का यूज होगा यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे हमने 3 टेंसेस कर लिए हैं। मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं कि हमने 3 टेंसेस कर लिए हैं, तो क्या रहेगा? सब्जेक्ट अपना वी रहेगा, वी के साथ हम हैव का यूज करेंगे। वी हैव डन 3 टेंसेस, और अब तक कर चुके हैं सो फार। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम कोई भी एक सेंटेंस इसका फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अपना आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नोट का यूज करते हैं। तो ज़रा देखिएगा क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, फिर नोट, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। ये अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हमें नोट लगाना है तो यहाँ लगाएंगे। जैसे क्या बनेगा? वी हैव नोट डन 3 टेंसेस सो फार, कि अब तक हमने 3 टेंसेस नहीं किए हैं। उसके बाद अपना आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक कब बनेगा? जब हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर लेंगे, यानी हैज़, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, उसके बाद में हम V3 यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर अब हमें कोई और सेंटेंस हैज़ से मान लीजिए फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे कि क्या उसने होमवर्क कर लिया है। हैज़ ही डन और फिनिश्ड और कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट अपना जो सेंटेंस है वो रहता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक के साथ साथ हमें नकारात्मक वाक्य का भी सेंस इसमें देखने को मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हैज़ आएगा, फिर हैव का यूज हमें करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमें नोट लगाना है, और नोट के बाद में V3 का यूज करना है, और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज इसमें कर लेंगे। या फिर इसका एक स्ट्रक्चर और कहता है कि हम नोट को यहीं इनके साथ शॉर्ट में लिख लें, तो क्या करेंगे? हैजंट कर लेंगे या फिर हैवंट कर लेंगे। जैसे हैवंट हम कर लेंगे, ये वी है, हैवंट प्लस फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर डायरेक्ट अपना V3 रहेगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ज़रा देखिएगा, अगर हमें इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो कैसे करेंगे? हैज़ ही नॉट डन, क्या रहेगा? हैज़ ही नॉट डन हिज होमवर्क, या फिर हम बोल सकते हैं हैजंट ही डन हिज होमवर्क। तो इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और अपना जो लास्ट टेंस बचता है जो कि है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कोई काम अभी भी चल रहा है,
यानी अगर हम बोलें लास्ट में हमें मिले से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। उस टेंस के बारे में हम अच्छे से अभी बारीकी से स्टडी करने वाले हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टेंस है जहाँ पर हम मोस्टली जो मिस्टेक्स हैं वो सेंटेंस फॉर्मेशन में करते हैं, उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की अगर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज़ बीन यूज होगा। हैज़ बीन जैसे हमने अभी भी किया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, हैव बीन यूज होगा। हैव बीन जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज होगा, और V3 हम इसमें यूज करेंगे। अब अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो वो रहेगी से रहा है, से रहे हैं, और से रही है। तो ये हम इसकी पहचान के तौर पर, आइडेंटिफिकेशन के तौर पर इंक्लूड कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें रह जाता है, वो है फॉर और सिंस का यूज। तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए और बिल्कुल अच्छे से समझिए। अगर हम फॉर की बात करें तो ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। किसको शो करता है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी समयावधि को शो करता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ समयावधि को शो करता है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, सिंस हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, और इसको अगर हम बोलें तो निश्चित समय हमें बता देगा, यानी निश्चित समय का इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देता है। जैसे फॉर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक रख लेता हूँ। ब्लैंक रख लेने के बाद में जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मिनट्स, मिनट्स के बाद में मैं लिख रहा हूँ डेज, डेज के बाद में मैं लिख रहा हूँ वीक्स, वीक्स के बाद में हम यहाँ लिख लेते हैं मंथ्स, मंथ्स के बाद में ईयर्स, ईयर्स के बाद में सेंचुरी, और सेंचुरी के बाद में डेकेड्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम यहाँ 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें, ग्रुप में हमें रखना है। तो ग्रुप में 2 मिनट्स हो सकते हैं, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरीज, 2 डेकेड्स भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम सिंस को देखें तो सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा, यानी जैसे हम बोलेंगे सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। मॉर्निंग के बाद में नून, ठीक 12 बजे, उसके बाद में आफ्टरनून, फिर इवनिंग, उसके बाद में नाइट के साथ में इसमें लास्ट लगेगा, लास्ट नाइट। इसके साथ साथ अगर हम सही समय की बात करें जैसे 2 PM, 2 o'clock, 2 AM, इस तरीके से हम अगर बात करें तब भी इसके अंदर ये यूज होगा। डेज में अगर हम बात करें संडे, मंडे, तो सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से हम यूज करेंगे। अगर हम जनवरी, फरवरी की बात करें तो जैसे जनवरी मैंने लिखा, यानी मंथ के नाम, डेज के नाम और समय, ये इसमें हम काउंट करके चलेंगे। अगर हम इस तरीके से लिखें सिंस 2021, सिंस 1947, तब ऐसे हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हमें डेफिनिट टाइम मिलता है जैसे सिंस बॉयहुड, यानी उसके बालकपन से, और सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, या हमें डेज के साथ में कुछ मिल जाता है, जैसे हमें मिल गया सिंस स्कूल डेज। अब स्कूल डेज का मीनिंग हुआ जिस डेट को उसका स्कूल में एडमिशन हुआ। तो जिस डेट को, यानी डेट अगर आता है तो अपना क्या हुआ, वो कोई ना कोई दिन हुआ।
तो इसके लिए हम पॉइंट मानेंगे और सिंस का यूज़ करेंगे। तो सिंस और फॉर आई थिंक आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसमें अपने सेंटेंसेस रहते हैं उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद में ये पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा। आने वाली क्लासेस में मैं आपको पास्ट और फिर उसके बाद परफेक्ट और फिर एडवांस लेवल की क्लासेस करवाऊंगा, ताकि आपको टेंसेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको अभी तक पता भी लग गया होगा कि क्या होता है। देखिएगा, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। और जो सकारात्मक वाक्य है उसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट जो है वो पहले लगाओ, उसके बाद में हैज़ लगाओ और फिर हैव लगाओ, इनमें से कोई भी एक लगेगा। बीन आपको दोनों के साथ लगाना है और फिर आपको V4 का यूज करना है। सॉरी, इट वॉज कैरिड ऑन, ये यहाँ पर V4 रहेगा, V3 नहीं रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है और फिर आपको फॉर या सिंस का यूज करना है और इन दी एंड लास्ट में क्या रहेगा, आपका टाइम रहेगा। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बन करके हमारे सामने आता है। इसमें ये रहेगा कि जैसे बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, बच्चे, द चिल्ड्रन। अगर ये प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। बीन प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि जो बच्चे हैं वो सुबह से ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरीके से एक हम सेंटेंस इसका बना लेते हैं। उसके बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर देखिए अपना क्या कहता है। सब्जेक्ट हम लगाएंगे, उसके बाद में हैज़ लगाएंगे, हैव भी हम यूज करेंगे और फिर उसके बाद में हम नोट का यूज करेंगे और उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे, प्लस अपना V4 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में फॉर या फिर हम सिंस का यूज़ कर लेते हैं और फिर हम टाइम का यूज़ कर लेते हैं। तो इस वे से हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब अगर हमें इसी को चेंज करना हो तो क्या रहेगा, या एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। हम अगर हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो नोट कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। तो पहले हम नोट लगाते हैं। जैसे वो सुबह से टीवी देख नहीं रहा है, ही हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है। ठीक है ना। अब मैंने 4 लगाने के लिए टाइम चेंज कर दिया, क्योंकि सिंस मॉर्निंग तो हमने पहले कर रखा है। उसके बाद में देखिएगा इंट्रोगेटिव, जिसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक, और लास्ट में हमें मिलता है ये साइन। इसमें क्या रहेगा देखिएगा, हम हैज़ पहले यूज़ करेंगे या फिर हैव यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर अपना रहेगा V4 बीन, और फिर अपना रहेगा V4 और फिर अपना ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में फॉर या फिर सिंस, और उसके बाद में रहेगा टाइम। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर लेंगे। जैसे एक कोई और सेंटेंस लेते हैं, हमने लिखा हैज़ राम बीन लर्निंग द लेसन। Has Ram been learning the lesson for 2 hours?
कोई भी एक टाइम ले लीजिए कि 2 घंटे से क्या वो एक लेसन लर्न कर रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा यहाँ, ठीक है ना, कि क्या राम 2 घंटे से कोई लेसन लर्न कर रहा है। उसके बारे में जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस तरीके से करते हैं। और उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक तो आएगा ही, उसके साथ हमें नेगेटिव फीलिंग भी साथ में मिलेगी। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। हैज़ हम यूज़ कर लेंगे, हैव हम यूज़ कर लेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम नोट का यूज़ करेंगे, फिर हम बीन का यूज़ करेंगे, फिर हम V4 का यूज़ कर लेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम फॉर का यूज़ कर लेंगे, सिंस का यूज़ कर लेंगे और टाइम का यूज़ कर लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाना चाहें, हैज़ राम नॉट बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 आवर्स, तो वो भी राइट है, वो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और कई बार हम क्या करते हैं, ये जो हैज़ हैव है इसको हम नोट को हटाने के लिए शॉर्ट में या हैजेंट या हैवंट भी राइट डाउन कर लेते हैं। हैजेंट, हैवंट, फिर रहेगा सब्जेक्ट और नोट हमने यहाँ लिख लिया तो नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर बीन, फिर V4 ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस और टाइम का यूज हम करते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने 4 जो टेंसेस के टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो बिल्कुल अच्छे से कर लिए हैं। हम बिल्कुल स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। आने वाली एडवांस क्लास के बाद में आपको टेंसेस में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल मेमोराइज रखना, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट नहीं होगी। वहाँ मैं एडवांस लेवल में आपको लेकर के चलूँगा। थैंक यू।